मैं डॉक्टर अर्चना मिश्रा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आज का हमारा टॉपिक है द सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इस लेक्चर में हम जानेंगे कोशिका की मूल अवधारणा, कोशिका की परिभाषा, खोज, कोशिका सिद्धांत, प्रकार, संरचना तथा महत्व। कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सभी जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन, पोषण, वृद्धि एवं उत्सर्जन कोशिकाओं के भीतर होती है। सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कॉर्क का अध्ययन किया और उसमें छोटे छोटे कक्ष देखे। इन्हीं कक्षों को उन्होंने सेल नाम दिया। 1838 1839 में स्लाइडेन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें जीव विज्ञान की आधारशिला रखी। सेल थ्योरी के अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सभी कोशिकाएं पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। वहीं मॉडर्न सेल थ्योरी ओरिजिनल प्रिंसिपल को और संशोधित करती है और बताती है कि सेल्स में डीएनए होते हैं जो सेल डिवीज़न के दौरान मिली हेरिडिटरी जानकारी को आगे ले जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सेल्स के अंदर होते हैं। सभी सेल्स का बेसिक केमिकल कंपोजिशन एक जैसा होता है। अब हम बात करेंगे सेल कितने टाइप्स के होते हैं। तो सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एवं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सरल संरचना वाली होती हैं। इसमें वास्तविक नाभिक अनुपस्थित होता है। इसका आकार सामान्यतः 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, वायरस, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोकीट्स एक्सेट्रा। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसके तीन मुख्य कंपोनेंट हैं। आउटर कवरिंग, जिसमें सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्लाइम लेयर और कैप्सूल, फिर फ्लैजिलम और पिलाई जैसी संरचना पाई जाती है। कोशिका भित्ति या सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बना होता है, वो सेल को सुरक्षा प्रदान करती है। प्लाज्मा झिल्ली फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है और पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। वहीं कैप्सूल कोशिका को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाता है। सभी प्रोकैरियोटिक सेल में कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फ्लैजिलम, जो जीवाणुओं को गति में सहायक होता है और 150 एंगस्ट्रॉम मोटा और 10 से 15 माइक्रोमीटर लंबा है। वहीं पिलाई या फिम्ब्रिया कोशिकाओं को सतह से चिपकने एवं संयुग्मन में सहायक होता है और पाइलिन प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म, जिसमें प्रोटीन, लिपिड, ग्लाइकोजन और इनऑर्गेनिक आयन के साथ साथ बायोसिंथेटिक रिएक्शन के साथ एंजाइम और प्रोटीन के लिए राइबोसोम, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक झिल्ली नहीं होती है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड के रूप में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है तथा उसमें हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोटाइड के अलावा एक छोटा गोल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है। इसे प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड में 1000 से 30,000 बेस पेयर होते हैं और वे आमतौर पर एंटीबायोटिक और दूसरे टॉक्सिक मटेरियल को रोकने के लिए जीव के लिए दूसरे ज़रूरी प्रोटीन को इनकोड करते हैं। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S प्रकार के होता है। अब इस चित्र में आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का क्या स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले बाहर की तरफ सेल वॉल है और उसके बाहर एक म्यूसिलेजीनियस लेयर होता है जो स्लाइम लेयर या कैप्सूल कहलाता है।
उसके अंदर प्लाज्मा लेयर की झिल्ली होती है और अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म जो जिलेटिनियस कंपाउंड होता है, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जो सर्कुलर है, वो कुंडलित रूप में साइटोप्लाज्म में पूरी तरीके से बिखरे रहते हैं। राइबोसोम जो 70S प्रकार के होते हैं और जो ये छोटे-छोटे तंतु आप देख रहे हैं, ये पिलाई कहलाता है जो अटैचमेंट के लिए आवश्यक होता है। ये लंबा तंतु जो है वो फ्लैजिलम कहलाता है, जो उसको मूवमेंट की आवश्यकता होती है, उसमें सहयोग प्रदान करता है। यूकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक कोशिकाएं जटिल संरचना वाली होती है। इसमें स्पष्ट नाभिक एवं झिल्ली से घिरे कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे फंजाई, एल्गी, प्लांट एंड एनिमल सेल्स। अगर यूकैरियोटिक सेल के शेप्स की बात करें तो कोशिकाओं के आकार उनके कार्य से संबंधित होते हैं। विभिन्न ऊतकों में कोशिकाएं भिन्न भिन्न आकार की होती हैं। एक सेल गोलाकार, क्यूबॉइडल, अंडाकार, डिस्क या पॉलीगोनल, कॉलम जैसा, स्पिंडल जैसा या अनियमित हो सकता है। ये आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के सेल शेप हैं, सर्कुलर, कॉलम शेप का, ओवॉइड। ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के सेल हैं, जैसे नर्व सेल्स है जो 1 मीटर लंबा हो सकता है। अब बात करते हैं सेल की साइज की। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिकाओं में से एक है, जो लगभग 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर होती है। आम पशु कोशिकाएं ज़्यादातर सूक्ष्म होती हैं, जिनमें मानव लाल रक्त कोशिकाएं 7 से 8 माइक्रोमीटर व्यास की हो सकती हैं और अन्य कोशिकाएं 1 से 100 माइक्रोमीटर तक की होती हैं। सबसे लंबी कोशिकाएं मानव तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन्स संकेतों को संचारित करने के लिए 1 मीटर या उससे अधिक तक फैल सकती हैं। सबसे बड़ी एकल कोशिकाएं शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, जिसका माप लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर होता है। अब यूकैरियोटिक सेल्स के क्या क्या घटक हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म और विभिन्न कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा एक पतली इलास्टिक जिंदा परत होती है जो सेल को घेरे रहती है और सेल के अंदर के हिस्सों को अपनी जगह पर रखती है। वहीं साइटोप्लाज्म या साइटोसोम एक सेमी फ्लूइड होमोजेनस ट्रांसल्यूसेंट ग्राउंड सब्सटेंस है, जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ये डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम्स, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, सीलिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, बेसल ग्रैन्यूल्स, राइबोसोम्स, इंक्लूजन्स और वैक्यूल्स। ये सेल को अगर डिवीज़न करें किस किस पार्ट में डिवाइड है, तो मुख्यतः वह 2 पार्ट में डिवाइड है, सेल मेम्ब्रेन या आउटर कवरिंग एंड प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट प्रोटोप्लाज्म खुद दोबारा अगर डिवाइड करें तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में डिवाइड हो सकता है। साइटोप्लाज्म, साइटोसॉल जो लिक्विड पार्ट है, और सारे सेल ऑर्गेनेल्स को डिवाइड करें तो वो फिर से 3 तरह के सेल ऑर्गेनेल्स में डिवाइड हो सकता है। फर्स्ट है सिंगल मेम्ब्रेनस, जो सिंगल मेम्ब्रेन से बना होता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। वहीं डबल मेम्ब्रेन जो है प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया। अगर नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो वो है राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स। न्यूक्लियस नेक्स्ट जो सबसे बड़ा ऑर्गन है जो यूकैरियोटिक सेल में है और वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, वो है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म सुरक्षित रहता है और उसका केंद्रक है न्यूक्लियोलस, और उसी के अंदर जो है क्रोमैटिन थ्रेड या जेनेटिक मटेरियल सुरक्षित रहता है। प्रत्येक कोशिकांग विशिष्ट कार्य करता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन करता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, वहीं ईआर जो है मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण, फोल्डिंग, लिपिड उत्पादन एवं कैल्शियम भंडारण का कार्य करता है। गोल्जी बॉडी को अक्सर कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। वे कोशिका के कई प्रोटीनों और झिल्ली घटकों को छांटने और उन्हें उनके उचित गंतव्य तक पहुंचाने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्लास्टिड्स जिनका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाना, वर्णक उत्पादन करना और पोषक तत्वों का भंडारण करना है। वैक्यूल जो मुख्य रूप से भंडारण, जल संतुलन और अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य करती है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल सुरक्षित रहता है। ये चार्ट, ये जो टेबल है, इससे हम देख सकते हैं कि क्या-क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। ये आपके क्राइटेरिया है जिसके आधार पे हम दोनों को विभेदित कर सकते हैं। जैसे कि डेफिनेशन के आधार पे जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो छोटा है, सिंगल सेल हो सकता है और कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। वहीं यूकैरियोटिक सेल जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोकैरियोटिक सेल में जो है बैक्टीरिया है, आर्किया है, और यूकैरियोटिक सेल में सभी एल्गी, प्लांट्स, एनिमल, फंजाई सब सेल के अंदर यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। सेल साइज की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल छोटे होते हैं और 0.1 से 5 माइक्रोमीटर के व्यास तक हो सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल बड़े होते हैं और लगभग 10 से 100 माइक्रोमीटर का डायमीटर हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है और एनर्जी प्रोडक्शन का काम जो है वो मीजोसोम के साथ होता है। वही यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और उसे पावर हाउस भी कहा जाता है सेल का। साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और सभी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसी के अंदर। वहीं यूकैरियोटिक सेल में सभी मेटाबॉलिक प्रोसेस का एक अलग ऑर्गन्स है। जैसे ईआर के लिए ईआर प्रोटीन संश्लेषण के लिए है, गोल्जी बॉडी एक्सक्रीशन के लिए है। तो सभी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए एक अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड सभी प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। स्मॉल सर्कुलर डीएनए है जो जेनेटिक मटेरियल के अलावा प्रेजेंट होता है, बल्कि यूकैरियोटिक सेल में किसी किसी में पाया जाता है, जैसे कुछ फंजाई में। न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोटिक सेल में टोटली एब्सेंट होता है और डीएनए जो है फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में। वहीं यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। डीएनए स्ट्रक्चर जो है सिंगल सर्कुलर होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में जो है मल्टीपल लीनियर डीएनए स्ट्रक्चर होता है। राइबोसोम 70S होता है, छोटा साइज का होता है, और यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाया जाता है। लोकोमोशन सिंपल फ्लैजिला और डायरेक्ट मूवमेंट होता है फ्लैजिलम के साथ, और कॉम्प्लेक्स फ्लैजिला और सीलिया पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। तो ये डिफरेंस है यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बीच का। अब बात करते हैं प्लांट सेल की। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, हरित लवक एवं बड़ा केंद्रीय वैक्यूल पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। वहीं जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति तथा हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। इनका आकार सामान्यतः गोल या अनियमित होता है। ये प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, जिसमें सेल वॉल जो है प्रेजेंट ही होता है। ये डिफरेंस भी है एनिमल और प्लांट सेल के बीच में। ये चित्र बताता है कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या-क्या डिफरेंस है। ये प्लांट सेल का चित्र है, जो सबसे बाहर की जो ग्रीन लेयर है जो सेल वॉल कहलाती है, और ये प्लांट सेल की विशेषता है कि इसमें सेलुलोज से बनी हुई और हेमीसेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है, जो इसको एक डेफिनिट आकार और रिजिडिटी देती, मजबूती देती है। उसके अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो साइटोप्लाज्म को घेरे रहता है। और जो न्यूक्लियस होता है वो सेल वॉल एक किनारे की तरफ होता है, क्योंकि ज़्यादातर पार्ट जो है वैक्यूल से घिरा रहता है प्लांट सेल में। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम जो है एटीएस है, और न्यूक्लियस के वॉल के साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लगे हुए
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जो मुख्यतः 2 प्रकार के हो सकते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम चिपके नहीं रहते हैं, वहीं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे छोटे-छोटे मोती की तरह राइबोसोम चिपके रहते हैं। गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट है और ज़्यादातर इसकी पहचान ये है प्लांट सेल की कि सेल वॉल का प्रेजेंस और वैक्यूल पूरे सेल में फैला रहता है। वहीं एनिमल सेल की बात करें तो थोड़ा सा ओवल शेप या कोई बहुत शेप नहीं लिया रहता है, और क्योंकि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, सिर्फ उसके अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और अंदर जो है साइटोप्लाज्म उससे घिरा रहता है। इसका न्यूक्लियस जो है बीच में रहता है सेल के, जहाँ प्लांट में हमने देखा किनारे की तरफ पेरीफेरी साइड में रहता है, वहीं प्लांट एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है बीच में उपस्थित रहता है। और वैसे ही प्लांट सेल की तरह इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा रहता है। गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है और वैक्यूल इसमें छोटे या कभी नहीं भी हो सकते हैं। साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है एनर्जी के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम प्रेजेंट है। ये टेबल बताती है कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो प्लांट सेल जो है वो थोड़ा सा बड़े होते हैं एनिमल सेल से, साइज में थोड़े लंबे हो सकते हैं। वहीं एनिमल सेल जो है स्मॉल होता है प्लांट सेल से। और प्लांट सेल की विशेषता होती है कि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जो सेलुलोज से मिलके बना रहता है। और प्लांट सेल वॉल जो है 3 लेयर से बना हो सकता है, मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। प्लांट सेल वॉल में ही प्लाज्मोडेस्माटा एक छिद्र होता है जो 2 सेल के बीच को जोड़ता है, तो प्लाज्मोडेस्माटा भी एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है क्योंकि उसे फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत होती है, ऑटोट्रॉफिक होता है। वहीं एनिमल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। वैक्यूल जो है बड़े होते हैं और परमानेंट होते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे-छोटे हो सकते हैं और टेम्पररी, वो बाद में डिफ्यूज़ भी हो जाते हैं। वैक्यूल को घेरे रखने वाला टोनोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है प्लांट सेल में, और एनिमल में वैक्यूल ही एब्सेंट है तो टोनोप्लास्ट एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल जो है प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, कुछ लोअर प्लांट में मोटाइल सेल में प्रेजेंट हो सकता है। वहीं एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहते हैं। प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है पेरीफेरी पे प्रेजेंट रहता है, सेंटर में ना होके सेल वॉल के साइड में पाया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा वैक्यूल घेरे रहता है, तो उसको पुश करके न्यूक्लियस को किनारे रहता है न्यूक्लियस। वहीं एनिमल सेल में जो है न्यूक्लियस सेंटर में रहता है। प्लांट सेल में लाइसोसोम रेयर है और एनिमल सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट रहता है। प्लांट सेल में स्टोरेज मटेरियल स्टार्च ग्रेन है और एनिमल सेल में स्टोरेज मटेरियल ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स है। अब सेल का क्या महत्व है, क्या फंक्शन है? तो सेल जो है मुख्यतः स्ट्रक्चरल सपोर्ट, कोशिकाएं शरीर के ऊतकों और अंगों की संरचना और सहारा प्रदान करती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ग्लूकोज को एटीपी में बदलकर कोशिकीय गतिविधियों के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। पोषक तत्वों को ऊर्जा में तोड़ता है और नए पदार्थ बनाता है। प्रजनन और विभाजन में कोशिकाएं विभाजित होकर समसूत्री, अर्धसूत्री नए कोशिकाएं बनाती हैं, जिससे वृद्धि और मरम्मत संभव होती है। परिवहन कोशिका झिल्ली के माध्यम से पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों का कोशिका के अंदर और बाहर आना जाना नियंत्रित करना होता है। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम के माध्यम से शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन और एंजाइम बनाता है। सिग्नलिंग रासायनिक और विद्युत संकेतों को उत्पादन कर अन्य कोशिकाओं के साथ संवाद करना होता है। थैंक यू।